નમસ્કાર। आवाज संभળાય છે? जी। जी सर, आवाज आ रही। पिछली बार हम कहाँ थे? दांत कैसे खराब होते हैं वो सीखा था। वो वो हो गया था। और अब बीमारी के ऊपर हमें आगे बढ़ना है कि इंडिविजुअल बीमारी को कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए क्या गाइडेंस दिया जाए। तो योगाहार आहार का योग जो सब्जेक्ट है वो कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है। पहली तो बात यह है, बीमार न पड़े इसके लिए क्या खाए, कब खाए, कैसे खाए, किस तरह खाए, वो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है। अच्छा, तो अपना जो सब्जेक्ट है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सब्जेक्ट प्रिवेंशन के लिए है। बीमारी से बचने के लिए ये नॉलेज काम का है। तो हमें किसी की ट्रीटमेंट के लिए ये सब्जेक्ट का उपयोग नहीं करना है। ये बात अलग है कि आप ये नॉलेज, डाइट का नॉलेज दोगे, जो व्यक्ति उसका उपयोग करेगा उनके शरीर में जो बीमारियां होगी वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा। तो व्यक्ति खुद ही ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद डाइट को फॉलो करता है, योगाहार को फॉलो करता है, इसीलिए। तो आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो। व्यक्ति खुद ठीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने सही भोजन की जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, भोजन खाने के जो नीति नियम है, प्रिवेंशन के लिए जो नॉलेज आपने दिया है उसका वो प्रयोग कर रहा है। तो प्रयोग के परिणाम स्वरूप उसकी बीमारियां जा रही है। तो इसके लिए हम दावा नहीं करेंगे कि भी हम बीमारी मिटा रहे, क्योंकि बीमारी कभी किसी बीमारी होती ही नहीं है। बीमारी क्या है? गलत खान पान का शरीर पे होने वाले सिम्टम्स है। कोई भी बीमारी जैसी कुछ होता ही नहीं है। बीमारी क्या है? जो गलत खा रहे हो, तो गलत भोजन की साइड इफेक्ट शरीर के ऊपर जो आ रही है वो, उसको हम बीमारी कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया गलत खान पान के कारण शरीर के ऊपर जो समस्या आ रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, शरीर के ऊपर जो इसकी इफेक्ट आ रही है, उसको पूरी दुनिया बीमारी मानती है। और उसी के ऊपर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी से लेके नेचुरोपैथी वाले और अब योग वाले भी बीमारी ठीक करने के लिए लग गए हैं। तो बीमारी जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपको बुखार आया है तो बुखार बीमारी नहीं है। शरीर शरीर में खून में इकट्ठा हुआ कचरा, उसके कारण खून में बढ़े हुए वायरस, उसको मारने के लिए शरीर खुद ही अपना शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है। तो शरीर अपने शरीर को ठीक रखने के लिए जो कर रहा है उसको हम बीमारी कहते हैं। ये तो गलत बात है। आप अपने घर को साफ कर रहे हो तो क्या वो बीमारी है? वो बीमारी नहीं है। आपने काफी महीनों से साफ सफाई नहीं की है, अब सफाई कर रहे हो तो डस्ट भी उड़ेगी। डस्ट उड़ेगी तो हो सकता है कि उससे बचने के लिए आपको मास्क पहनना पड़े। तो ये कार्य बीमारी का कार्य नहीं है, साफ सफाई का काम है। आप कुछ ठीक कर रहे हो।
तो शरीर भी अपने शरीर ठीक रखने के लिए शरीर खुद अपना काम करने लगता है। हाँ, आपको जब लूज मोशन हो जाते हैं तो क्यों होते हैं? आपकी आंतों में गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, वो गंदगी शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ऐसा शरीर को लग रहा है कि ये तो जहर है, पॉइजन है, उसको तो शरीर के अंदर लेना नहीं है, खून में नहीं लेना है, उसको तो निकालना है बाहर। इसीलिए कोई गलत चीज खा लेते हो, या तो वो लूज मोशन से निकाल देगा शरीर, या तो उल्टी करके बाहर निकाल देगा। हमसे अपना शरीर ज्यादा होशियार है। पढ़ा लिखा हुआ आदमी होशियार नहीं है। शरीर इतना पावरफुल होता है, उसको इतना भगवान सिखा के बनाता है कि शरीर खुद ही अपने आप को ठीक रखने के लिए काम करता रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो कर रहा है शरीर, उसको करने दो बस। हम इतना भी करें ना, तो भी काफी समस्या से बच सकते हैं। जैसे आपको जुकाम हो गया, बुखार आया, शरीर क्या करता है? आपकी भूख प्यास ले लेता है। आपको नहीं भूख लगती है, नहीं प्यास लगती है, शरीर शरीर खुद ही भूख नहीं लगाता। अब शरीर को भूख नहीं है, शरीर आपको कोई प्यास नहीं लगाता, लेकिन हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, कहते हैं पढ़े लिखे। क्या खाक पढ़े लिखे हो? शरीर नहीं मांग रहा है, टाइम हो गया खिला दो, प्यास नहीं है पिला दो, खाते रहो। ये खिला खिला करके तो कोरोना में करोड़ों लोगों को मार दिया, जब शरीर मांग ही नहीं रहा है, उसको काम ही नहीं करने देते। इससे मनुष्य से तो अच्छे हैं प्राणियां। जो लोग गाय भैंस पालते हैं ना, उन लोगों को आप जाके पूछना, गाय भैंस बीमार पड़ती है तो स्वयं खाना पीना छोड़ देती है। एक दो दिन के लिए वो खाना पीना छोड़ देती है, 2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाती है। मनुष्य बीमार पड़ता है तो घर के सारे लोग माथे पे बैठ जाते हैं, खैया खा ले अशक्ति आ जाएगी। खिला खिला के मार रहे हैं हम, जब खा खा करके तो बीमार पड़ा है बिना जरूरी। तो कोई भी बीमारी क्यों होती है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, रियल में बीमारी जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपका बीपी बढ़ा है, क्या बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है। आपके खून के अंदर कचरा बढ़ गया है, आपकी खून की नलियां हार्ड हो गई है, हाँ? कोलेस्ट्रॉल अंदर ज्यादा बढ़ गया है, फैट ज्यादा बढ़ गया है, हाँ? पंपिंग कर नहीं रहा है, हृदय को ज्यादा धक्का मारना पड़ रहा है। तो ज्यादा धक्का मारने के लिए उसको और ताकत लगानी पड़ती है, तो वो ज्यादा ताकत से लगाती है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये क्या बीमारी है? बीमारी नहीं है। आपने इतनी गंदगी शरीर में इकट्ठा करके रखी है कि उसको, हृदय को ज्यादा पंपिंग करना पड़ रहा है। कचरा निकाल दो, अपने आप भी बीपी लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, समस्या कचरे की है। कचरे के सामने हम देखते नहीं है, और दवाई खा खा करके बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं। समस्या की जो जड़ है उसके सामने तो देखते ही नहीं। डायबिटीज क्या है? बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है। आपका पेंक्रियाज काम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने उसके हाथ पैर सब बांध के रखा है। पेंक्रियाज को काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उनको इतना कचरा इसके अंदर भर के रख दिया है आपने कि पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करना बंद हो गया बेचारा। अब खुद ही पेंक्रियाज को उसके हाथ पैर बांध के रख दिए है, तो वो काम क्या करेगा बेचारा?
कैसे करेगा? आपको नौकरी रखने वाला कुछ काम करने के लिए नौकरी तो रखता है ना। अब आप नौकरी पे जाओ और वहां जाके आपका सेठ आपको हाथ पैर बांध के बिठा दे और फिर बोले काम करो। हाथ पैर तो बांध के रखे, क्या करोगे आप? हम यही करते हैं, अपने शरीर के जो ऑर्गेन है वो उनके अंदर इतना कचरा जमा करके रख देते हैं, फिर बोलते हैं काम नहीं कर रहा है, दवा खाए। अरे उनको साफ रखो, उसको थोड़ा आराम दो। 24 घंटा ठूस ठूस करते हो, फिर बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? और जो बिगड़ गया है उसको बीमारी कहते हो? कितने पागल लोग हैं। तो दुनिया उसको बीमारी कहती है, हमें समझने के लिए बीमारी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बीमारी नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं मुझे बीपी की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, ओबेसिटी की समस्या है, जॉइंट पेन की समस्या है। ये सब बीमारियां नहीं है, सिम्टम्स है बॉडी के। और बॉडी के सिम्टम्स इसीलिए है कि आपको जो खाना था वो नहीं खा रहे हो, जिस तरह खाना था इस तरह नहीं खा रहे हो, जितनी बार खाना था इससे ज्यादा बार खा रहे हो, गलत प्रोसेस करके नहीं खाने का था फिर भी आप प्रोसेस करके खा रहे हो। आप जब गाड़ी लाते हो नहीं तो पेट्रोल साफ भरते हो या भेड़सेर वाला भरते हो? अच्छा, 3 महीना हो जाता है, गाड़ी को गैरेज में भेज देते हो, फिल्टर साफ कराते हो, फिल्टर चेंज कराते हो, एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, ऑयल चेंज कराते हो, कार्बोरेटर साफ कराते हो, उसके प्लग साफ कराते हो, गाड़ी की टायर की हवा चेक करते हो, ऑयल पानी रेडिएटर में सब कुछ चेक कर लेते हो। 5-10 लाख की गाड़ी के पीछे हर 3 महीने 2-2 हजार रुपया खर्च करते हो। 1 करोड़ों की आपकी गाड़ी है, जो आत्मा आपके शरीर में रह रहा है, वो गाड़ी को कितनी बार आपने गैरेज में भेजा क्या? और गाड़ियों के गैरेज है, शरीर के गैरेज ही नहीं है, वो तो कत्ल खाने हैं। आप शरीर को ठीक करने मोकलोगे ना तो ठीक तो नहीं करेंगे, बिगाड़ के भेजेंगे। ये कलयुग की निशानी है। हाँ, जिसकी हाथ में लाठी भैंस उसी की, कह के गए हैं ना सब संत लोग। ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग है। और कलयुग में आपको अच्छे काम करने से रोकने के लिए कलयुग खुद आएगा। कलयुग खुद अच्छे काम करने वालों के काम में रोड़ा डालने के लिए कलयुग खुद आता है। फिर मनुष्य नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो आपके लिए ये सब काम करना, ये कोर्स अभ्यास कर लेना अलग बात है, सीख लेना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है। आप लोग जब पब्लिक में जाके काम करने लगोगे ना, तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो आपको मगज को ठंडा रखना है, पैर को गर्म रखना है। तब जाके आप कुछ कर पाओगे। हाँ, लोगों की ऐसी बातें सुनोगे और बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं ना, वो लोग तो आपके भरोसा करके वो खुद समझ जाएंगे और कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो जो गूगलिया लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो तो आपको परेशान करके रख देंगे।
इतने सवाल करेंगे, इतनी इतनी, और बार बार गूगल खोल के बताएंगे, साहब ये तो ये बोल रहा है। एनिमा नहीं लेना चाहिए हर रोज। ऐसा हो जाता है। हाँ, आते खराब हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। बहुत आएगी दिक्कत, और उन लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों को। और पढ़े लिखे लोग करते क्या है, जिनके पास डिग्री है ना उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, अनुभव के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। और काम करते हैं, रियल में काम अनुभवी ही कर सकता है, डिग्री वाला कोई काम नहीं कर सकता। डिग्री और अनुभव दोनों रास्ते अलग है। अनुभव वाला जो काम करके दे सकता है, दुनिया में कोई डिग्री वाला नहीं कर सकता। गुजरात में एक फॉरेन की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आई थी, काफी साल पहले की बात है। तो उन लोगों ने स्टाफ की जो भर्ती रखी थी, उसमें एडवर्टाइज दी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंजीनियर सब लोग आए। तो कंपनी वालों ने डिग्री देख के जॉब नहीं दी थी। उन्होंने क्या किया था कि साइकिल होती है ना, साइकिल, साइकिल के सारे स्पेयर पार्ट खोल दिए और सारे स्पेयर पार्ट दे दिए हर एक कैंडिडेट को। भाई आपको इसको असेंबल करके साइकिल खड़ी कर लेनी है बस, यही तुम्हारी परीक्षा। तुम पीएचडी हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर किया हो, कुछ हमको नहीं देखना है। जो ये साइकिल स्पेयर पार्ट में से बना के दे देगा, और जो जल्दी बना के दे देगा, वही हमारे लिए काबिल है। और उन्होंने कायदे से ऐसे ही लोगों को रखा जो रियल में प्रैक्टिकल काम करते हैं। हाँ? वो पीएचडी वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देश की दिक्कत ही यही है। हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हाँ, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, पानी पीने की लायकात नहीं है उनकी खुद की, पानी कैसे पिया जाए, कैसे खड़ा हो जाए। खुद का भोजन बनाने की लायकात नहीं है उनके अंदर। वो उनकी घरवाली नहीं हो ना तो भूखे मर जाए। अब कहता है मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा अधिकारी, मैं बड़ा उद्योगपति हूँ, अपना भोजन खुद बना के खा नहीं सकता है। क्या ये जिंदगी है? तुम अपनी जीवन के लिए अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हो तो क्या तुम्हारी लायकात को क्या करोगे? ऐसे लोग, यहाँ समस्या एक ही है, पैसे वाले लोग रख लेते हैं। अपने अपने देश के लोग तो ऐसे हैं ना, चबाने वाला भी दूसरा मिल जाए तो चबा चबा के खिलाए तो उसका चबाया हुआ भी खा ले पैसा देके। पैसे का घमंड है उनके पास, मैं पैसे वाला, और दिखाने के लिए चबाया हुआ भी खा लेने के लिए राजी है सब। ऐसे लोग हैं। अपनी शर्ट का बटन टूट गया हो ना तो बटन टांगने की भी उसको काबिल स्किल नहीं होती है उन लोगों का में। बड़े बड़े इंजीनियर के घर जाओ ना तो बारिश की मौसम में बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं होता है। कहता है मैं बड़ा इंजीनियर हूं, लेकिन बाथरूम के लिए वो कारीगर को ढूंढता है। तो तू इंजीनियर क्यों बना है भैया? हाँ, फ्यूज चला गया, स्विच बिगड़ गई है, स्विच नहीं बदल सकता है। पढ़ाई नहीं, सिखाई नहीं जा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, सब थियरी 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 थियरी। मैं लकुलिस में पढ़ने जाता था, पीएचडी हुए,
प्रोफेसर, नॉलेज नहीं आती थी, क्या करने का। अपने को जो योगा मास्टर कहता हो, उसकी होनी तो चाहिए ना, का दिखना दिखना तो चाहिए भी। तो अपना जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दुनिया की सोच से पूरा विपरीत दिशा वाला है। आपको पूरी दुनिया की सोच से उल्टी दिशा में चलना है। तो आप लोग कभी भी सीधी बीमारी को ठीक करने की बात कहीं नहीं करोगे। जैसे रियल योग क्या है, बीमारी ठीक करने के लिए योग कराते हैं या बीमारी से बचने के लिए योग है? लेकिन लोग उपयोग क्या कर रहे हैं? बीमार हुए, योग क्लास में ज्वाइन हो गए। ओबेसिटी होने लगी, योग क्लास ज्वाइन किया। तो ये बीमारी के लिए थोड़ा है, नहीं है। तो योगाहार, उसमें आपको क्या करना है कि पेशेंट को बीमारी क्यों हुई है, एक्चुअली बीमारी नहीं है, उसके शरीर में वो सिम्टम्स है, उनके गलत खान पान के साइड इफेक्ट है। तो जिसको हम बीमारी कहते हैं, वो बीमारी क्यों है, क्यों पैदा हुई, उसके कारण उनको बताने हैं, समझाने हैं। उसकी जड़ दिखानी है कि भी ये वजह से तुम्हारी समस्या है, तुमको शरीर में दिक्कत आई है। ये उसको समझ लो, उसको एडॉप्ट कर लो, अपनी लाइफस्टाइल को बदल लो। गलत भोजन खाना बंद करो, सही भोजन खाओ, सही तरीके से खाओ, जरूरत के हिसाब से खाओ। जो करना था वो नहीं किया, इसीलिए समस्या है। अब वही एडॉप्ट कर लो, उसको चालू करो, ये समस्या अपने आप चली जाएगी। अब चली गई तो बीमारी गई, ऐसा थोड़ा है। बीमारी आई नहीं तो गई कहाँ, बीमारी जैसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, ये तो उन्होंने भोजन बदल दिया, फायदा हो गया। अब वो वापिस भोजन छोड़ देगा और जो पुराना था वो चालू करेगा, तो वो वापिस वही का वही। बीपी में से बाहर निकला, ठीक हो गया, फिर वापिस वही पुराना भोजन चालू किया, वापिस वही तो स्थिति, वही की वही। अब यहां सवाल आता है, एलोपैथी वालों ने सरकार को कन्विंस करके ऐसा कानून बनवाया है, दुनिया का, देश का कोई व्यक्ति किसी भी सारवार पद्धति का हो, वो कभी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो बीमारी को ठीक करता है। कानून है, हाँ, अपने देश में। जैसे वक्फ बोर्ड के जैसे कानून थे ना, हाँ, डंगडाट बिना ने, हाँ, कोई लॉजिक के बिना के, हाँ, वो बोल दे कि ये जमीन मेरी, तो उनके नाम की हो गई। आप नहीं अपील कर सकते हो, नहीं कोर्ट जा सकते हो किसी के सामने, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार की जमीनें भी उन्होंने अपने नाम कर ली है। ऐसे कानून हमारे देश में इसमें भी है, हाँ। आप किसी, आप दावा नहीं कर सकते कि मैं बीपी ठीक कर सकता हूँ, डायबिटीज मिटा सकता हूँ। कानून है। तो हमें कहीं कोई दावा नहीं करना है, किसी की बीमारी ठीक करने की बात करनी नहीं है। आपको इतना ही बोलना है, इतना ही समझाना है, इतना ही गाइडेंस देना है, इतना ही कंसल्टेंसी करनी है
कि आप क्या गलती कर रहे हो, इसके कारण आपके शरीर में सिम्टम्स आए हैं। जो बीमारी है, बीमारी है, होती ही नहीं है। बीमारी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसके कारण बढ़ा है, ये करो अपने आप नॉर्मल हो जाए। ब्लड प्रेशर बीमारी है ही नहीं, ये तो सिम्टम्स है शरीर के। डायबिटीज शरीर का सिम्टम्स है, बीमारी नहीं है। तो कोई भी समस्या, हम यहां बीमारी की जगह समस्या ही बोलेंगे। अपनी समस्याओं को ठीक करो। तो समस्या, अब जो ज्यादा समस्याएं है समाज में, चार समस्या सबसे ज्यादा है। पहली है डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी और जॉइंट पेन। आपको हर घरे मिलेंगे, कोई ना कोई पेशेंट मिलेगा। अब जिनके शरीर में समस्या है, समस्या क्यों है वो आपको, आज तक आप जो पढ़े हो उसके हिसाब से आपको उन लोगों को समझाना है कि भी 3 बार खाने की जरूरत नहीं थी, तुमने 3 बार खाया। अच्छा, भोजन को पकाने से उसकी जो क्वालिटी बिगड़ जाती है, वो क्वालिटी बिगड़ा हुआ भोजन आपने खाया, शरीर में जाके कंजम हुआ नहीं और शरीर उसका इस्तेमाल कर नहीं पाया, तो उसका बचा हुआ कचरा आपके शरीर में जो ऑर्गेन के अंदर जमा पड़ गया है, वो ऑर्गेन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ऑर्गेन से रिलेटेड समस्या है, बीमारी नहीं, समस्या है। तो इतना करो, कचरा जमा है निकाल दो, सही भोजन दो, जो बिगड़ा है उसको रिपेयर करो, बात खत्म। तो बीमारी जो हम बोल रहे हैं वो समस्या है, समस्या का समाधान हमें इस तरह उन लोगों को दिखाना है। अब जो समस्या से पीड़ित लोग हैं, वो ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे सीनियर सिटीजन। वो सीनियर्स हो गए ज्यादातर, 50 साल से उम्र वाले। अब जो व्यक्ति ने पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई उद्योगपति बन गया, अरे कोई सन्यासी बन गया, कुछ किए बिना तो कुछ हो नहीं सकते। मेहनत करके उन्होंने बड़ा नाम किया, पैसा कमाया है। जितनी मेहनत उन लोगों ने पैसा और नाम कमाने के लिए खर्च किया, समय लगाया, अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है उसके बारे में तो कुछ किया ही नहीं। अब शरीर बिगड़ चुका है, तो वो बिगड़ा हुआ शरीर उनके खुद के कर्मों का फल है, उनके कर्मों का ही फल है, क्योंकि उनको सावधानी रखनी थी, चबा के खाने की जरूरत थी, खाया नहीं। हाँ? एसिडिक भोजन ज्यादा खाया, शरीर खर्च नहीं कर पाया, बचा हुआ कचरा शरीर में घूमता हुआ ऑर्गेन में जम गया, फिर वो शरीर में समस्याएं खड़ी हो गई। वो अपने कर्मों के फल भुगत रहा है। अच्छा, अब जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति शराबी हो चुका है, अब 100 व्यक्ति शराबी पकड़ो, 100 व्यक्ति, आप उनमें उन लोगों को कितना भी समझाओ, धर्म का नाम दे दो, पाप लगेगा, तुम्हारी फैमिली की समस्या आएगी, तुम्हारे बेटे समाज वाले क्या कहेंगे, सब कुछ आप बताओ, उनके नुकसान, शराबी को उनकी इमेज से लेके सब कुछ, क्या मानते हो आप 100 में से कितने लोग सुधर जाएंगे? सुधरेंगे कितने?
आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, रिप्लाई दिया करो थोड़ा थोड़ा। 10%। कितने? 10। सर 10%? एक में से दस सर एक भी नहीं सुधरेगा, एक भी नहीं सुधरेगा ऐसे बोलने से तो। आपको ऐसा लगता है कि 100 शराबी में से एक बहन बोली उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं 10 को तो सुधार लूंगी। सरली हाँ का बहन सर। कह रहे हैं दो देखो सुधरेंगे। सर, हाँ। તમારા જેવા કોઈ સરસ રીતે સમજાવે તો 100% 10 જણ તો સુધરે જ. ઓકે, તો તમે મારા ઉપર કોન્ફિડન્સ રાખો છો? ના ના સર, શીખવા માટે શીખીશું અમે બી. हाँ। अब आपको ऐसा लगता हो कि शराबी 100 में से 10 भी नहीं सुधर सकते, तो जो व्यसनी पकाया खाने के व्यसनी हो चुके हैं, तो वो क्या सुधरेंगे? नहीं सुधरने वाले। आप कितना भी मत्था ठोको, હા, એમને ઘરે જઈને એમની दू- દિવાલો પર માથા તમે પછાડો ને તો એ નહીં સુધરે. दूसराની વાત દૂર રહી, ઘરના જ નહીં પેલા સાંભળે. હા પેલા આપણે જે ક્લાસમાં प्रीतेश જોડાયેલા છે એમણે જ प्रीतेश भाई सही बोल रहे हैं, अपने घर બરાબર वाले भी नहीं सुधरने वाले। બરાબર છે પ્રિતેશભાઈ. सर જે ક્લાસમાં બરાબર છે. જોડાયેલા છે એ બધાએ પહેલા શરૂ કરવું પડે, રાંધેલું ખાવાનું બંધ. सर कोई भी सुधर तो सकता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डामाडोल हो जाता है, इससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप 2 घंटा क्लास में समझाओगे चाय अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, उसकी चर्चा चाय पे ही करते हैं। चलो चाय पीते पीते वो क्या सिखा रहे हैं, वो डिस्कस करते हाँ। हैं। બરાબર છે, બરાબર पर वो છે. चाय तो नहीं मैं छूटेगी। यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग व्यसनी हो, चाहे शराबी शराब के व्यसनी हो, चाहे पकाए भोजन खाने के व्यसनी हो, चाहे चाय पीने वाले व्यसनी हो, ये सारे लोग वो शराबियों से ज्यादा व्यसनी है। वो तो सुधरने वाले ही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप लोग जो व्यसनी नहीं बने हैं, हाँ, जो छोटे हैं, बच्चे हैं, नई पीढ़ी वाले हैं, उन लोगों को व्यसनी बनने से बचाओ। आपको काम सर उन लोगों के लिए करना है। सर काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, ये तो सोच की बात है, लेकिन जो हमारा 20 साल का अनुभव जो है ना, हमारा काम क्या है, हमारे एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि जिसके पीछे हम भी पहले ऐसा सोचते थे हम पूरी दुनिया बदल डालेंगे, हम अपना घर नहीं बदल सकते। हमारी फैमिली वाले सारे लोग बीमार हैं, राइट राइट, यस सर. सही बात है। सारे लोग बीमार हैं। अभी अभी तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, बीच में शायद आपका क्लास चलता था और मैंने बोला था मुझे इमरजेंसी आई है, मुझे क्लास यहाँ रोक के जाना है। अ, थोड़े समय पहले, एक महीने पहले आपका था क्लास, या तो पुलिस वाला दूसरी बैच का था। આપણા આપણું જ હતું સાહેબ. मेरे फैमिली में मेरे कजिन है, खुद टीचर है, 40 की उम्र है, 8 नलियों में ब्लॉकेज, इसमें से 3 तो 100% इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना। हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे डॉक्टर्स आके ठीक हो रहे हैं, और हमारे ही फैमिली वाले हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। समझो आप। સર हमें हमें ये जो पहले हम योग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उस जमाने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा चल रहा था। फिर ये नई भोजन प्रथा वाले, न्यू डाइट सिस्टम वाले चौहान साहब आए। चौहान साहब हर साल अमेरिका जाते हैं,
तो वहाँ बड़ी बड़ी लोगों की सेमिनार लगती है, तो वहाँ जा गए थे, तो एक भाई ने वहाँ सवाल किया, पूछा साहब को कि साहब आप गुजरात के अमरेली से आप से अमेरिका तक आए लोगों को ठीक करने के लिए, और लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपके अमरेली में तो कोई बीमारी नहीं होगा। वहां तो सब सब हेल्दी है ना साहब। तो उनको अपना ही जवाब देना पड़ा, मेरी तरह, घर की मुर्गी दाल बराबर पूरी दुनिया में होती है। तो साहब ने बोला हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे पड़ोसी भी बीमार है। કેવી રીતે સમજાવવા સર? ના સમજે, જ્યાં સુધી સામેવાળી વ્યક્તિને પોતાને સ્વસ્થ થવું છે એવો ભાવ ન ક્રિએટ થાય ને, ત્યાં સુધી તમે એને ન સમજાઈ શકો. એટલે आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपका लेक्चर इंडिविजुअल के लिए समय मत बिगाड़ो, इंडिविजुअल के लिए। और इसमें खास करके हमारे पटेल हो ना, तो इसके लिए तो टाइम निकालने का ही नहीं, मैं खुद मना कर रहा हूं। बराबर सर। मेरे 20 साल का अनुभव है, हम शाहीबाग में सेंटर चलाते हैं, पहले मैं पूछ लेता हूँ, उसका नाम लिखवाता हूँ, मुझे पता चल जाए कि ये पटेल है, तो उसको कम से कम टाइम में रवाना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं उसको जब मैं कुछ समझाने भी बोल चालू करूंगा ना, तो मैं कुछ बोलूं इससे पहले तो वो खुद बोलने लगता है, मेरी ये समस्या क्यों है, मेरा ऐसा है, टाइम नहीं मिलता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए मैं मुझे तकलीफ है। तो तुमको पता है तो मेरे पास क्यों आया है? સાહેબ અમેરિકાના વિઝા જેવું કર્યું. सामने वाले को कभी सुनने की आदत पटेलों को होती नहीं है, ज्यादातर। हाँ, અહીંયા અજયભાઈ પટેલ બેઠા છે, બિપિનભાઈ પટેલ બેઠા છે, અમેરિકાના વિઝા જેવું કર્યું સર. अमेरिका का वीजा जो, आप अमेरिका का वीजा लेने जाओ ना, तो वो पटेल देख के ही मना कर लेता है, एक भी इंटरव्यू भी नहीं लेता है, एक दो सवाल हार्डली लेता है, उनको लगे कि मेरा इंटरव्यू ले लिया, लेकिन उसको पता है मुझे नहीं देना है, इसीलिए वो समय नहीं गवाता है, इमीडिएट हाँ वी आर सॉरी कह के दे देता है, वह पासपोर्ट वापस दे देता है। સર સ્કૂલના બાળકોને કેવી રીતે સમજાવવા? नहीं समझावाना, आप देखो जरूरियात किसको है पहले वो ढूंढो। ये अपनी जो फील्ड है ना, इसमें आपके सबसे ज्यादा क्लाइंट बन सकते हैं ना, तो वही बनेंगे जो न्यू मैरिड है और न्यू पेरेंट्स बने हैं। क्योंकि जो नए नई शादी हुई है, नए नए बच्चे पैदा हुए हैं जिनके, उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरे बेटे को महान बनाऊंगा, वो खुद नहीं बन पाया है, लेकिन सब व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं मेरे बेटे को बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, बड़ा उद्योगपति बनाऊंगा। एक शराबी भी ऐसा सोचता है मेरा बेटा शराब नहीं पिएगा। तो जिन व्यक्ति को जिनके प्रति ज्यादा लगाव होता है ना, वही व्यक्ति उनके लिए करेगा, खुद के लिए कुछ नहीं करेगा। जो पेरेंट्स है ना, वो खुद बीमारी से पीड़ित है, वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जरूर करेंगे, और आपके लिए सबसे ज्यादा ऑडियंस वही से मिलेगा, क्योंकि उनको ऐसा है मेरा बेटा पढ़ने में होशियार होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हाँ वो सबके साथ मिलजुल के बात करना चाहिए, और सब लोग मेरे बेटे को देख के दूसरे लोगों को ईर्ष्या होनी चाहिए, मेरा बेटा एकदम सुंदर, एकदम होशियार, एकदम फर्स्ट क्लास।
और सब लोगों की, पूरी ये संसारी लोगों की जिंदगी अपने बेटों के लिए ही जाती है, अपने बेटे बेटियों के लिए ही खर्च कर रहे हैं, अपने लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, करोड़पति भी, हाँ, 80 साल का हो गया है तो भी अपने बेटे बेटियों के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहता है। उनको पता है कि ये कुछ करने वाला नहीं, शराबी है, फिर भी नहीं छोड़ता। वो लाओ मेरे बेटे के लिए काम लगे। मैंने ऐसे लोग देखे, वृद्धाश्रम में रहते हैं, फ्री रहते हैं, पेंशन मिलता है, पेंशन पूरे अपने फैमिली को जाके दे के आते हैं, वो फैमिली रखती नहीं है उनको फिर भी, और यहाँ मुफ्त का रोटला खाते हैं। तो आपको अब कहाँ से ऑडियंस मिलेगा, क्लाइंट कौन बनेगा? यही लोग, नमस्ते। नमस्ते। यही लोग। और हमारे देश में 30 साल से कम उम्र वाले करीब आधे लोग हैं, 50%। 150 करोड़ में से 75 करोड़ लोग तो यही है जो आपके सीधे डायरेक्ट आपके लिए ही बैठे हैं, आपके लिए ही जन्म दिया है इन लोगों ने। उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, और आपको मास पब्लिक के सामने ही काम करना है। एकल दोकल के लिए कहीं बात नहीं करो। हाँ, स्कूल, कॉलेज, प्री प्राइमरी स्कूल, बड़ी संस्थाएं जहां पब्लिक इकट्ठा होती है। अच्छा, आप सोसाइटियों में भी जाके एक साथ 20-25 बहनों को इकट्ठा करो, लेक्चर दो सिर्फ। जब आप 25 लोगों के सामने बोलोगे, आप एक व्यक्ति के सामने 2 घंटा बिगाड़ो और 25 लोगों के सामने 2 घंटा बिगाड़ो, तो 25 में से शायद 2-5 लोग आपके रास्ते पे चल जाएंगे। वो एक एक करने जाओगे ना तो थक जाओगे, और फिर आप खुद ही छोड़ दोगे, मेरी कोई सुनता नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो आपका टारगेट यंग जनरेशन, छोटे बच्चे, उन लोगों की समस्या है। और पेरेंट्स को क्या होता है कि मेरा बेटा पढ़ने में होशियार हो जाए, तो आप उनको ठीक करने के लिए बात नहीं करोगे। आपका बेटा पढ़ने में भी होशियार हो जाएगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, और आपके सामने कभी ऊंचे आवाज में बोलेगा नहीं। कैसे होगा? उसके रास्ते आपको योगाहार से दिखाने हैं, क्योंकि ये सारा सारा मैंने नॉलेज आपको दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। आपको ये सब बातें याद करके बच्चों की कैसे पढ़ाई करनी है अच्छी, बच्चे बीमारी से बचे, और बुजुर्गों को सुने। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारे बुजुर्ग लोग एक ही फरियाद करते हैं, नई पीढ़ी वाले बच्चे हमारी सुनते नहीं है। आज सब सब बुजुर्ग बड़े लोगों को आप मिलोगे ना तो 90 लोग ऐसे, 90% लोग मिलेंगे, ये नई पीढ़ी हमारी सुनती नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अकेली हेल्थ के पर बात करोगे ना तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप जब ये सारी बात बताओगे कि ये सब लाभ मिलेंगे, तो जब बेनिफिट का लिस्ट लंबा हो जाता है ना, तब आपके लिए सुनने वाले भी बढ़ेंगे। तो योगाहार के जो हम लेक्चर लेते हैं, सेमिनार में जब बोलते हैं, वही टॉपिक आपको सरल भाषा में सामने वाले को माइंड में उतर जाने चाहिए। घरा में उतरी जવું જોઈએ ना, सीरो उतरी जाए। इस तरह आपको डिलीवर करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लोग व्यसनी है,
पकाए भोजन खा के बीमार है, उनके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करो, और वो करोगे तो भी सक्सेस रेट बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो जड़ हो चुके हैं। आप बना के खिलाओ तो खाएगी, अब कितनों को खिलाने जाओगे आप? क्योंकि जो बुजुर्ग लोग है, सीनियर है, वो बीमार है, अब उनको आप बताओ कि भी तुम ग्रीन हरी पत्ती की जूस बना के पियो, टेस्टी सलाद बना के खाओ, अच्छी अच्छी रॉ फूड की आइटम बना के खाओ। अब वो रेसिपी बुक भी ले जाएगा आपके पास से, लेकिन वो खुद तो करेगा नहीं। घर जाके क्या करेगा? अपने बेटे की बहू को ही देगा ना, बेटा मेरी बीमारी के लिए मुझे ऐसी आइटम बना के खिला। क्या बहू बना के खिलाएगी? क्या कोई नहीं खिलाएगी। 20 साल में हमने सब देख लिया है। जितने लोग हमारे यहाँ आते हैं, घर जाके बेचारा कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को बोल नहीं सकते हैं, हालत बहुत खराब है। उनको पता है कि भाई मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे ऐसी चीजें खानी है, लेकिन बना के दे कौन? आपको फिर सक्सेस होना है तो फिर आपको गाइडेंस के साथ उनको खाना भी देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ परिणाम मिलेगा। कर सकते हो आप, आपको शौक है, आपको ये काम करने में मजा आती हो, तो आप एक दो व्यक्ति रख के आपके आसपास की सोसाइटियों में जितने लोग बीमार हैं, उन लोगों को मिलो पर्सनली कि आपकी ये तकलीफें है। हाँ, आपके लिए जो भोजन चाहिए आपके घर में वो नहीं बन रहा है, आप आपकी बेटी बहू को बोलोगे तो भी वो बना के देने वाली नहीं है, तो आपको हम यहाँ से सप्लाई करेंगे, आप हमारी यह चीज खाना शुरू करो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। अब बीमारी कोई भी हो, चाहे डायबिटीज वाली हो, बीपी वाली हो, जॉइंट पेन की हो, ओबेसिटी की हो, कोई भी बीमारी हो, आपको खिलाना क्या है? हमारे योगाहार की जो डिश है उसमें क्या चीजें खिलानी है? आपको 5 कटोरी लेनी है। एक कटोरी में हरी पत्तियों की चटनी खिला देनी है, एक कटोरी में अंकुरित मूंग या तो पानी में भिगोए हुए नट्स देने हैं, एक कटोरी में सीजन का सलाद या तो सीजन का फ्रूट देना है। 3 कटोरी हो गई। चौथी कटोरी में आपको पकाई हुई सब्जी देनी है, लेकिन कंदमूल वाली नहीं होनी चाहिए। और 5वीं कटोरी में गेहूं चावल को छोड़ के कोई भी अनाज की आइटम बना के खिलानी है। आप ये 5 कटोरी की टिफिन बना के लोगों को खिलाना शुरू करो, और उनको बोलो सुबह से दोपहर तक उपवास करे, खाए पिए, नहीं हो सके तब तक 1 टाइम उपवास करे और 2 टाइम यही भोजन खाए, और धीरे धीरे शांति से चबा चबा के, चबा दांत नहीं होगे क्योंकि बुजुर्ग हो गए ना, दांत तो चले गए होंगे, तो उनको ऐसी चीज बना के देने की कि उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़े, चमची लेके मुंह में रखे और थोड़ी देर घुमाए, सलाइवा के साथ पी ले। अब ये 5 कटोरी आप खिलाओ उसको दोनों टाइम, बीमारी उसकी कोई भी प्रकार की होगी, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 5 कटोरी में जो 5 अलग अलग टाइप की जो भोजन मिल रही है, वो शरीर को जो जरूरी है वो सारी चीजें इसमें से अवेलेबल हो गई। अच्छा, वो तीनों टाइम पकाया खाता था, एसिडिक खुराक खाता था, यहाँ 5 कटोरी में 3 कटोरी तो कच्ची की हो गई, 60% तो ये हो गया कच्चा। अब 2 कटोरी पकाया खा रहा है, तो अब बीमारी जो बढ़ रही थी वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी। પણ સર મારા મમ્મીને મેં આવું કર્યું ને તો મારા મમ્મીને પચતું નથી અને ગેસ બહુ થઈ જાય છે. पहले तो पेट साफ करना पड़े। કરે છે એનિમા લે છે સર. नहीं, आंतों की सफाई पहले। अच्छा, हर रोज 16 घंटे का उपवास जरूरी है। आप बिना उपवास से कच्ची की चीज खिलाओगे तो गैस होगा ही।
कच्ची कोई भी चीज खानी है तो पहले भूख और तरस लगनी चाहिए। बिना भूख प्यास आप खिलाओगे तो वो तो नुकसान ही करेगा। भूख प्यास बिना तो ये सब कच्चा तो खा ही नहीं सकते आप। सही इसीलिए तो आयुर्वेद वाले कहते हैं ना कि आयुर्वेद में कच्चा खिलाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आयुर्वेद वाले कच्ची चीज खाने के मना क्यों कर रहे? इसीलिए तो मना कर रहे हैं कि भाई कच्चा खाओगे तो गैस बनेगी, सब कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, आपको 16 घंटे का उपवास करके पहले शरीर को भूख प्यास लगानी पड़े। भूख प्यास लग जाए फिर आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे पहले हाथों की सफाई के लिए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको ऐसे जूस पे रखना चाहिए कि उनकी आंतों की सफाई हो जाए। और इसमें सबसे उत्तम जूस क्या है पता है आपको? ककड़ी, करेला और टमाटर। एक ककड़ी लेने की, 3 टमाटर लेने के, 2 करेला लेने के। आप उसका जूस निकाल दो, 1 दिन या 2 दिन के लिए वो दे दो, आंतों की सफाई हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा। फिर आप ऐसा भोजन खिलाना शुरू करो। आंतों की सफाई के बिना भी कच्चा भोजन शरीर में नुकसान करता है, क्योंकि जो गंदगी पड़ी है ये गंदगी साफ नहीं होगी और आप कुछ अच्छी चीज डालोगे तो वो जल्दी बिगड़ जाएगी। आपका पेट भरा पड़ा है और आप नारियल पानी पियोगे तो गैस बनेगी, भले नारियल का पानी अमृत है, लेकिन आपको जोरों की भूख लगी है, प्यास लगी है और आप हरी नारियल को काट के उसका पानी पियो, आपके लिए अमृत बन जाएगा। अमृत क्यों बना? क्योंकि आपको भूख प्यास लगी थी इसीलिए। लेकिन आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है और आपको नारियल पानी पिलाया जाएगा तो आपके लिए गैस ही करेगी, वो फायदा कुछ नहीं करेगा। तो ये ऐसी बात है कि आपने दूध की तपेली में दूध को उबाला, दूध फट गया, अब आपने दूध की तपेली को सही तरह साफ नहीं किया और फिर दोबारा दूसरा दूध डाल के उसको उबालने लगे, क्या होगा? नया दूध भी फट जाएगा। फटेगा कि नहीं फटेगा? बगड़ी जाए। हाँ, क्यों बिगड़ गया? दूध का फॉल्ट है तपेली का? तपेले में। हाँ, तो आपकी पेट की आंतें क्या है? तपेली तो है। अब इसमें गंदगी पड़ी है, तब तक तो आप कुछ अच्छा भी डालोगे तो वो तो क्या होगा, अच्छा भी बिगड़ जाएगा। पहले सफाई, सफाई पहले, बाद में भोजन चेंज करना है, इसके अलावा कुछ। तो सफाई जरूरी है। ये नवरात्रि क्यों होती है? सफाई के लिए तो होती है ना। સર તમે જે આ જ્યુસ કીધો ને જ્યુસ સવારે કાઢીને પીવાનું? पहले तो सुबह वाला तो उपवास ही होना चाहिए। 100 सुबह घंटे के से बाद है ना? दोपहर तक का तो उपवास कंपलसरी हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि कच्ची चीज आप तीनों टाइम खाओगे तो नहीं सूट होगी, शरीर को अच्छी नहीं रहेगी। एक टाइम उपवास कंपलसरी है, दोपहर से लेके दोपहर 12 बजे से लेके रात को 8 बजे, ये 8 घंटे के बीच में ही भोजन लेना है। 8 बज गए सिर्फ फिर खाना पीना बंद, दूसरे दिन 12 बजे तक। सुबह में भूख लग जाती है तो मटके का पानी धीरे धीरे आइसक्रीम खाते हो इसी तरह चम्मच चम्मच ले ले, लेकिन भोजन नहीं ले। तो समय वाली भूख को पहले, उसको भी पहले बंद करना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट ठीक हो पाएगा। अब ये सब मगजमारी आप करोगे, उसमें पेशेंट कितना अमल करेगा? चाय छूटेगी नहीं, पकाया छोड़ेगा नहीं,
इतनी सही मेहनत बात है। करोगे और फरियाद तो लेके आएगा ही, मुझे गैस हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये हो रहा है। इससे अच्छा है कि भाई आप जो लोग बीमार नहीं है उन लोगों को इसी चीजें बताओ कि वो बीमार पड़े नहीं, उनको प्रिवेंशन के लिए भी समय बिगाड़ो ज्यादा। छोटे बच्चे को अभी से चबा चबा के खाने की आदत डलवाओ। छोटे बच्चे के भोजन में आप जो भी खिला रहे हो खिलाओ सब कुछ, लेकिन हरी पत्ती जरूर खिलाओ, चटनी बना के खिलाओ। अच्छा, जो तेल गरम करके खिला रहे हो, रिफाइंड चीजें खिला रहे हो, उसको बंद करो। वाटर सोल्यूबल फैट बना के उसकी आइटम बना के खिलाओ। हाँ, नमक को गरम करके मत खिलाओ। मरी मसाले का उपयोग मर्यादा में करो। खट्टा तीखा खारा तूरा कड़वा सब स्वाद अपना गुण दोष के हिसाब से शरीर में इफेक्ट लाता है। ज्यादा मीठी चीज खिलाओगे तो कफ बढ़ेगा, ज्यादा खट्टा खाओगे तो वायु करेगा, ज्यादा तीखा खिलाओगे तो पित्त बढ़ेगा। अब जिनको आप ज्यादा तीखी तमतमती चीज खिलाओगे तो वो बच्चे गुस्से नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब ये नॉलेज पेरेंट्स को तो होना चाहिए नहीं चाहिए। आप लोगों को पेरेंट्स को अवेयर करना है, और उन पेरेंट्स के लिए नहीं करना है। पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलना है कि भाई तुम ठीक रहो, तुम ठीक बनो। तुम्हारे बच्चों के लिए है। उनके लिए बोलोगे तो भी वो कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आधे व्यसनी तो हो चुके हैं। बुजुर्गों के हिसाब से तो आधे हो ही चुके हैं ना। कॉलेज में पढ़ने वाले क्या करे आजकल, जोमेटो में ऑर्डर देके मंगवाते खाते एक नहीं खाते। यस। अब वही तो सही बात पेरेंट्स है बने हैं। सर। अब वही पेरेंट्स बने हैं ना, तो वो खुद सुधरने वाले नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को ठीक रखने के लिए सब कुछ करेंगे। खुद नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए तो करेंगे। तो यहां हमें इंडिविजुअल की जगह ज्यादा पब्लिक को कवर करके इसमें खास करके छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा काम करना है। प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स, उन लोगों के लिए, उनके लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के बच्चों के लिए अवेयरनेस कैंप करने हैं। उनको ये बताना है, उनको ये सिखाना है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ने में होशियार हो, आपकी बात सुने, बीमार पड़े नहीं, ऐसा करना है। तो आप इतना इतना करोगे तो आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में जो समस्या आई है उनके जीवन में नहीं आएगी। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। वो खुद सहन करेगा, खुद के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, लेकिन बच्चों के लिए जरूर पैसा खर्च करेगा। सर, अभी नवरात्रि चल रही है तो हम्म। त्रिफला चूर्ण लेना है और एनिमा नहीं लेते हम। तो त्रिफला चूर्ण कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए पेट साफ करने के लिए? रात को आप लोगे तो पेट साफ करेगा, सोने के टाइम। सुबह में लोगे, हाँ। सुबह में लोगे तो वेट मैनेजमेंट के लिए वो काम का है। हम्म। रात का रात का भोजन आपने 8 बजे खाया और 10 बजे सोने गए, अब तब आप त्रिफला लेते हो तो सुबह में पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है। लेकिन आप सुबह में लोगे तो सुबह में पेट अच्छी तरह साफ नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है, तो हमें तो सर अभी नवरात्रि चल रही। हाँ हाँ हाँ, कोई बात हम्म। नहीं। अभी नवरात्रि चल रही है तो आज मेरा 5th डे है, तो 5th डे से कुछ खाया नहीं है।
तो मुझे नहीं त्रिफला चूर्ण लेना है रात को, नहीं तो नहीं मैं नहीं, रात आप को कुछ खा नहीं रही हो तो फिर त्रिफला क्यों लेना है? पेट क्लीनिंग करने के लिए, नहीं आंतों पेट को साफ करने के नहीं लिए। नहीं, आप रसाहार पे हो, क्या ले रहे हो? अभी तो लिक्विड ही ले रही हूँ और दिन में एक बार लिक्विड में दूध ले जूस रही तो हूँ। पी रहे हो ना? हाँ, जूस, एक कॉफी ले रही हूँ थोड़ी लाइट, और पानी ले, नींबू वाला पानी लेती हूँ। आप योगा के स्टूडेंट हो और कॉफी पी रहे हो? ज्यादा नहीं लेती हूँ, एनर्जी के लिए, थोड़ा दिन रहता है ना इसीलिए। तो एनर्जी कॉफी से मिलेगी, गन्ने के रस से मिलेगी, मीठे फल से मिलेगी? नहीं, गन्ने का रस तो ले रही हूँ, लेकिन एक आध बार ले रही हूँ नहीं, इसीलिए। आप देखो, हम्म। आप लोगों का शराब छुड़वाने के लिए जा रहे हो और खुद शराब पी रहे हो। सही बात है सर, लेकिन ये घर वाले हैं ना, तो सब बहुत बोल बोल करते हैं, तो फिर लेना पड़ता है। देखो, अपने चाय की अपने तो आदत नहीं। पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र, पड़ोसी, ये सब टांग खींच रहे। मन मक्कम रखो। क्योंकि नवरात्र, हाँ वो तो है। आप भूख नहीं लगती है अभी आप तो। फल खा के जियो, जूस पी के लो, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है उसके क्यों पी रहे हो, क्यों ले रहे हो? नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा थियरिकल टॉपिक तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो नॉलेज है उसको किस तरह कंपाइल करके कैसे लोगों को ठीक करे, ठीक है? अब इंडिविजुअल के ऊपर आप काम करने जाओगे, इंडिविजुअल के ऊपर आप काम करने जाओगे तो हर इंडिविजुअल व्यक्ति में किसी को एक बीमारी होगी, किसी को दो साथ में होगी, किसी को साथ में चार चार बीमारी होती है। अच्छा, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ होती है, किसी की वायु होती है, किसी की मिक्स प्रकृति होती है, कि किसी का मोटा शरीर है, किसी का दुबला पतला शरीर है, किसी का स्वभाव सुनने वाला है, समझने वाला है, किसी के स्वभाव उग्र स्वभाव वाले हैं, किसी को समय पे भूख लग जाती है, किसी को खाने का ठिकाना नहीं है, किसी को हार्ड वर्क करना है, किसी को घर पे बैठे रहना है, किसी को पूरे दिन एसी में रहना है, किसी को पूरे दिन धूप में रखड़ पट्टी करनी है। अब आप हर व्यक्ति को इंडिविजुअली कैसे जज करोगे, कैसे, कितना माइंड चलाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप उसको कुछ गाइड कर पाओगे। उसके लिए आपको अनुभव करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस करते जाना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे। इसमें मेहनत ज्यादा जाएगी, आपको बहुत सोच समझ के उन लोगों को गाइड करना पड़ेगा, मुश्किल काम है। बेटर ये है प्रिवेंशन के ऊपर बात करो। चबा के खाने का बोलने में क्या दिक्कत है सबको? अच्छा, जो लोग मजदूर नहीं है उन लोगों को इतना बोलने में क्या दिक्कत है? भाई तुम मजदूर नहीं हो, 3 बार क्यों खा रहे हो? डॉक्टर भी बोल रहे हैं सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी, रात को भिखारी की तरह खाए पिए बिना सो जाओ। आपको ठीक रखने के लिए तो बोल रहे हैं, क्यों खा रहे हो 3 बार? एक बार खाना छोड़ो। प्रिवेंशन की बातें करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कोई आपकी बात नहीं सुने ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबको अच्छी लगेगी, ये सारी सही बातें लगेगी। अच्छा, शरीर को कितने प्रकार का भोजन चाहिए, इसके बारे में आप बात करोगे तो लोगों के लिए तो एक नई बात आएगी, अरे ऐसा तो हमें कहीं कोई किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, तेल को गर्म करके खाओगे तो शरीर में क्या साइड इफेक्ट आती है वो बताओगे, तो लोगों को क्या अच्छी नहीं लगेगी ये सारी बातें? नमक की साइड इफेक्ट क्या होती है गर्म होके जाता है तो? अच्छा, हर स्वाद अपना काम करता है, स्वाद की साइड इफेक्ट क्या होती है वो पता नहीं चलेगी। जब आप ऐसी बातें लोगों को बताओगे तो लोग खुद ही अपने आप को बचाने का प्रयत्न शुरू कर लेंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपका सेमिनार सुनने के बाद, मेरा 2-3 घंटे का सेमिनार होता है, वो सुनने के बाद सुनने वाले को क्या मुझे पूछना पड़ेगा मैं चबा के खाऊं या ना खाऊं? वो सुन के ही समझ जाएगा कि भाई मुझे चबा के खाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा और जल्दी मर गया तो मुझे ही भूत बनना पड़ेगा। मैं तो सेमिनार में बोलता हूं कि आप चबा चबा के नहीं खाओगे और जल्दी मर गए तो भगवान दरवाजा नहीं खोलेगा, वो तो वापिस ही भेजेगा। हाँ, यहाँ भूत बन के रखड़ना पड़ेगा आपको। व्यक्ति को अपने माइंड की जो बंद लॉकर है ना उसको खुलवाना है आपको, सामने वाले को। हमें जो बर्निंग इश्यू जो है सबसे ज्यादा, वो है बच्चों में कुपोषण, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हम गुजरात में है ज्यादातर, ये हमारी लकुलिस का जो दूसरी बैच चलती है इसमें तो पूरे इंडिया के और एब्रॉड के भी स्टूडेंट है। ये विश्वम्या फाउंडेशन के अंदर में जो चल रहा है उसमें तो हम सारे अहमदाबाद के और आसपास के, ज्यादा गुजरात के ही है, इससे ज्यादा दूर के नहीं है कोई, ज्यादातर गुजराती है, थोड़े बहुत हिंदी वाले हैं। उन लोगों के लिए मैं हिंदी में लेक्चर ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे गुजराती में ही मजा आती है बोलने में। गुजराती। हाँ, अपनी मातृभाषा में जो जो लय निकलता है, जो शब्द निकलते हैं, साची વાત છે. वो दूसरी भाषा में नहीं निकलते हैं। तो मेरे जो गुजराती गुजराती सेमिनार होते हैं ना, वो आप सुन लेने का मैं कैसी भाषा में बोलता हूँ। हाँ, क्या कितने लोगों ने पूरा लेक्चर नहीं सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो एक बार। आप आप 2-3 घंटे का मेरा लेक्चर बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, इतना कंटिन्यू, हर बार नई बात नई बात नई बात, नया टॉपिक, नई बात नई टॉपिक। સાંભળવાની મજા આવે, સાચી વાત છે. અને કરવું પણ પડે. नहीं, पहले तो आपकी आंख खुल जाएगी हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू हमारे देश में है बच्चों की माल न्यूट्रिशन, और गुजरात तो सबसे आगे है। गुजरात इंडिया में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे है कुपोषण में। गुजरात के बच्चे, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक समस्या ये है बच्चों की माल न्यूट्रिशन की, हमारे सब्जेक्ट में उसका 0 बजट सॉल्यूशन है। को क्या करना है? कुछ करना नहीं, आपको स्कूल में जाके बोलना है प्रिंसिपल को कि भाई बच्चे की जब भोजन की रिसेस पड़े तब आपको 15 मिनट रिसेस ज्यादा देनी है। बच्चे खाने बैठे तो टीचर को वहां सोटी लेके खड़े रखना है। सब बच्चों को एक साथ बोले टीचर कि खाना मुंह में रखो, सब बच्चे एक साथ मुंह में रखेंगे। फिर टीचर बोलेगे 1 2 3 4 32 बार चबाना है। अच्छा, सोटी लेके बच्चा टीचर खड़े रहेंगे, बच्चे को कंपलसरी 32 बार चबाना पड़ेगा। अच्छा, चबा चबा के रस करके खाएगा, कभी बीमार पड़ेगा क्या? क्या करना है इसमें? क्या पैसा लगने वाले इसमें? अच्छा, हर टीचर को, हर स्कूल के प्रिंसिपल को ऐसी उम्मीद होती है कि मेरे स्कूल के बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाएं। सबको उम्मीद होती है अपनी स्कूल की इमेज बढ़ाने में। अब ये काम करने से क्या होगा पता है? बच्चे जब धीरे धीरे चबा के खाने की आदत में आएंगे तो उनके अंदर पैशन का गुण बढ़ेगा, धीरज बढ़ने लगेगी। अब धीरज बढ़ती है तो ध्यान बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है तो मेडिटेशन बढ़ता है, और मेडिटेशन बढ़ता है तो याद शक्ति बढ़ती है। याद शक्ति बढ़ेगी तो इसकी मेमोरी अच्छी होने लगेगी, तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी या बिगड़ेगी? 2 फायदे हो गए, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जितना भोजन वो खिला रहे मध्याह्न भोजन योजना में या जो भी,
वो जितना भोजन खिला रहे, इसमें जितनी सब्जी खिला रहे, इतनी हरी पत्तियों की चटनी टेस्टी बना के साथ में खिलाए बच्चों को, तो माल न्यूट्रिशन की सारी समस्या खत्म। चबा चबा के खाना है, हरी पत्ती की चटनी खानी है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, कुपोषण का प्रॉब्लम सॉल्व। 1 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। साथ साथ में बच्चे में पैशन का गुण बढ़ेगा, मेडिटेशन बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, पढ़ाई अच्छी करने लगेगी। अच्छा, जो बच्चे के अंदर धीरज का गुण बढ़ेगा, वो बच्चे पेरेंट्स या टीचर कुछ भी बोलेगे तो धीरज से पूरी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे? अच्छा, बच्चा धीरज से अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की, टीचर की बात सुनेगा तो उसको समझ में तो आएगा मेरे बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। वो कभी झगड़ा करेगा क्या, गुस्सा करेंगे बच्चे के? समाज के अंदर समस्याओं की जो जड़ है ना, ये जड़ यही है। बच्चे में पैशन का गुण नहीं बढ़ा रहे, हम चबा के नहीं खिला रहे, और जो चीजें पित्त बढ़ाए, कफ बढ़ाए, वायु बढ़ाए, ऐसी चीजें हम ज्यादा खिला रहे, तो उसको कंट्रोल करवाना है। तो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, बीमारी से बाहर आ जाएगा, कुपोषण में से बाहर आ जाएगा, और पैशन का गुण हो जाएगा, धीरजवान हो जाएगा, तो सबकी बात पूरी सुनेगा। सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा मेरे पेरेंट्स, मेरे वडील क्या कह रहे हैं, कभी झगड़ा करेगा ही नहीं। जो बुजुर्ग लोग फरियाद कर रहे हैं ना, आजकल के नई पीढ़ी वाले हमारी सुनते नहीं है, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। नई पीढ़ी के स्वभाव को बदलना है, नई पीढ़ी की खाने की आदत को सुधारना है, नई पीढ़ी के बच्चों को कुपोषण में से बाहर निकालना है। अब बच्चे कुपोषण में बाहर रहेंगे तो वो जब बड़े होके जब नए बच्चे पैदा करेंगे तो वो भी तो तंदुरुस्त ही आएंगे ना। अब पुरानी पीढ़ी के पीछे आप कितना भी लगो, 100 में से 5 भी सुधरने वाले नहीं है, तो समय क्यों इसके पीछे बिगाड़ने का? उन लोगों को जो करते हो करने दो। एक बार बताओ भी आप ये करो, या तो आप फूड सप्लाई चालू करो, भाई हमारा टिफिन खाओ, हाँ, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। वो सुधरने वाले नहीं है, रेडीमेड बना के दोगे तो शायद खाएंगे थोड़े लोग, क्योंकि घर पे तो कोई बना के देने वाला नहीं है उनको। तो ये टिफिन सेवा से लोगों को, जो बीमार लोग हैं, जो सीनियर से, उन लोगों के लिए टिफिन देके उससे बस टिफिन दे दिया, खा लो, आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, बात खत्म। क्योंकि आप उनके आगे महाभारत लेके बैठ जाओगे, गीता पाठ करोगे, कितना भी योगाहार का, वो थोड़े सुनने वाले हैं, थोड़े समझने वाले हैं, वो तो भैंस का आगे भागवत ही होने वाला है। उनके आगे ज्यादा समय मत बिगाड़ो, उन लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं बिगाड़ने का। उनको रेडीमेड चीज दे दो, ये ले लो, चलो आप एनीमा नहीं ले सकते, मल शुद्धि गोली ले लो, पेट साफ कर लो। अच्छा, दोपहर को आप कच्चा नहीं खा रहे, लो हरी पत्तियों का पाउडर है, 1 गिलास पहले, 1 गिलास, एक चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पी लो, फिर भोजन करो। अब 1 गिलास हरी पत्तियों का पाउडर वो पी ले, फिर वो पकाया भोजन उनका घर का खाने बैठेगा तो कितना खा पाएगा? जो हर रोज खा रहा है इससे आधा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो रेडी टू यूज चीजें जो है, चाहे आप सीधा टिफिन दे दो उसको खाने का, या तो ये चीजें जो रेडी टू यूज है उसका इस्तेमाल करने का दे दो उनको, बस बात खत्म। आप मेडिकल कैंप इस तरह कर सकते हो अपने अपने इलाकों में, बुजुर्ग लोगों के लिए, जो बीमार है उन लोगों को ये चीजें सब दे दो। पेट सफाई के लिए मल शुद्धि दे दो, हरी पत्तियों के ऑप्शन में आप पाउडर दे दो। और फिर इसके अलावा डायबिटीज है तो उसके लिए डायबिटीज का पाउडर होता है, बीपी वालों के लिए हृदय अमृत टॉनिक होता है, जो हम खुद ही बनाते हैं। जॉइंट पेन वालों के लिए हड्डियां घिस गई है, आवाज आ रही है, तो बबुल की फली की गोली आती है, 2-2 गोली उनको दो, बोलो कि भी भोजन के ऊपर लेते रहे, उनको राहत हो जाएगी। तो बुजुर्ग लोगों को तो राहत ही करनी है, क्योंकि वो नहीं चाय छोड़ने वाले हैं, नहीं पकाया छोड़ने वाले हैं। उनका भोजन पेट में कम जाए, बाय हु क्या कुक,
वो ही करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भोजन कैसे कम करे बस, तो वो भोजन से पहले उसका पेट भर लो, आपकी प्रोडक्ट से उनका पेट भर लो। वो पेट भर जाएगा, फिर भोजन करने बैठेंगे तो खाक खाएंगे, क्या खाएंगे? कम खाएंगे। कम खाएंगे तो अपने आप जो ज्यादा खा खा करके बीमार है, वो भोजन ही कम जाएगा जो बीमार कर रहा है उनको, तो फिर अपनी उनकी शरीर की समस्या अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, समस्या में से बाहर आएगी। तो उन लोगों के लिए तो यही आप करोगे ना, तब जाके आपको उसका परिणाम दिखेगा। बाकी कितनी भी लेक्चर दे दो, उनके आगे एक एक घंटा का लेक्चर दोगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वो हाँ, पौधा एक बार बड़ा हो जाए और थर्ड बड़ा हो जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, छोटा पौधा है तो उसको आप जैसा आकार देना है ऐसा आकार देके बड़ा कर सकते हो। तो हमें काम करने हैं नई पीढ़ी के लिए। पुरानी पीढ़ी को आशीर्वाद दे दो, उनको रेडी टू यूज चीजें दे के उनको उनका काम करवा लो। इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नई पीढ़ी कुपोषित है, उसको हमको कुपोषण से बाहर निकालना है, एजुकेशन लेवल बढ़ाना है और बीमारी से बचाना है। ये तीनों काम करना है। और चौथा काम ये होगा, जब बच्चे चबा चबा के खाएंगे तो वो धीरजवान बन जाएंगे, और धीरजवान के स्वभाव संतोषी हो जाते हैं। आप देखो, कोई भी जो 100 80 90 100 साल के जो लोग हैं ना, जो बीमार नहीं है और 90 90 साल के है, चाहे वो अपनी छोटे से मकान में गरीब होगे ना, फिर भी उनका जीवन संतोषी होगा। उनको अपने जीवन से कोई दुख नहीं होगा, वो किसी की फरियाद नहीं करेंगे। तो ये 100 साल जीने वाले, चबा चबा के खाने वाले, बिना बीमारी से 100 साल जीते हैं, उन लोगों को अपने जीवन से बहुत आत्मसंतोष होता है। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बड़ा गाड़ी नहीं है, बड़ी बंगला नहीं है, फिर भी उन लोगों को अपने जीवन से संतोष है। और संतोषी जीवन जिसका भी है, उनके जीवन में दुख नहीं होते हैं। तो बच्चे जब चबा के खाने की आदत में आ जाएंगे ना, तो वो लोभ लालच मोह में नहीं फंसेंगे। और फिर बड़े होने के बाद भी, हाँ, दुनिया में जो लूट चल रही है ना, जहां जहां जगह जगह सब प्रकार की, हाँ, नेता बन गए तो भी लूट करने रहे, अधिकारी बन गए तो भी लूट कर रहे हैं, हाँ, डॉक्टर हो गए तो भी नहीं जरूर है काट के पैसा ले लेते हैं। ये सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है यहाँ। तो चबा चबा के खाने की आदत में व्यक्ति का व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, और वो समाज को उपयोगी हो जाता है, समाज के लिए, देश के लिए भार रूप नहीं रहता है। तो हमें उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो हमारे देश का भविष्य है, उन लोगों को बचाना है। तो आपको बच्चों के ऊपर काम करना है। अच्छा, दूसरे दूसरे है कॉलेज में पढ़ने वाले लोग। कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों की हालत इतनी खराब है। हाँ, मैं तो कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ, देखता हूँ 2 घंटा में खड़े खड़े लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां 2 घंटा बेंच पे बैठ नहीं रह सकते, थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, 2 घंटा खड़े तो रह ही नहीं सकते। कॉलेज में पढ़ रहे बाल सफेद हो रहे हैं, हाँ, चेहरे पे एनर्जी लेवल ही नहीं है, खून नहीं है। 50 आधी लड़कियों को हीमोग्लोबिन की कमी है, आधी लड़कियों को गायनिक प्रॉब्लम है, लड़कों को भी हालत यही है, एनर्जी लेवल नहीं है, 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकते। अब दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उनके पेरेंट्स शादी करा लेंगे। शादी हो जाएगी, बच्चे रहते नहीं है, आईवीएफ सेंटर में जाके दवाई और ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जब तब जाके तो बच्चे रहते हैं। दवाई खा खा के बच्चे रखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, डिलीवरी करने के लिए काट के निकालना पड़ता है, सिजेरियन करके बच्चा निकालना पड़ता है, वो बच्चे को जिंदा रखने के लिए वैक्सीन देनी पड़ती है, दवाई खिलानी पड़ती है, और कई बच्चों को तो बक्से में रखना पड़ता है, तब जाके बचते हैं। अब जो बच्चों को पैदा करने के लिए इतनी नीट प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती हो,
वो बच्चे जब 20-25 साल के होंगे तब देश की हालत क्या होगी, सोचो आप। तो उन लोगों को, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को भी अपने डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करने की जरूरत है। उन लोगों को ये बताना जरूरी है कि भाई आप चबा के खाओ, ये रेडीमेड जो पाम ऑयल के जो तैयार पैकेज फूड मिल रहे हैं आपको नाश्ते में, दुकानों में, जो खा के आप जी रहे हो, मजा ले रहे हो, वो तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी शादी होगी ना तो तुमको अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे आप। और जो पैदा होगे ना वो ऐसे वीक पैदा होगे कि तुम्हारी पूरी ये पढ़ाई की जो कमानी आप कर रहे होगे ना, ये पैसे वो तुम्हारे बच्चे नए जन्म लेंगे वो सब खा जाएंगे। वो अलर्टनेस कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को माइंड में ये चीजें लाने की जरूरत है। उसके लिए भी आपको लेक्चर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो छोटे बच्चों के लिए काम करने हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के लिए भी काम करने हैं, क्योंकि वो भी नए बच्चे पैदा करने वाले हैं, उनके बच्चे भी तंदुरुस्त आने चाहिए, हमें उनके लिए भी काम करना है। और तीसरा जो काम करना है वो है हमारे देश के गरीब मजदूरों के लिए। मजदूर 40 की उम्र का होता है, 60 का बुढ़ा दिखता है, पूरे दिन इतना मेहनत करता है कि उनके हाथ पैर थक जाते हैं, और थक जाते हैं, मसल्स इतने थक जाते हैं कि रात को जब सोने जाता है तो पैरों में पेन होता है, दुखते हैं, नींद नहीं आ रही है। तो इसके कारण उसको नींद के लिए उनको शराब पीनी पड़ती है, तब जाके उसको नींद आती है। अब शराब पिएगा तो उसका लीवर खत्म हो रहा है, अब 40 की उम्र का है, 60 का बुढ़ा ऑलरेडी दिख रहा है, और फिर शराब पिएगा तो उसकी शरीर की हालत क्या हो जाएगी। अब उस मजदूर है, मजदूर की आमदनी इतनी कम होती है, और हमारे देश में मजदूरों का शोषण इतना भयंकर तरीके से हो रहा है कि मजदूर के पास उनके बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छी चीजें देने का पैसा नहीं बचते। उनकी जिंदगी तो उसी में चली जाती है, उनके बच्चों की भी हालत ऐसी ही खराब रहती है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और कम उम्र में मर जाते हैं, दवाई खा खा के मर जाते हैं। अब इन लोगों की समस्या का समाधान भी हमारे योगाहार के विषय में है। उन लोगों को ये, उनकी फैक्ट्री के जो मालिक है उन लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी फैक्ट्री इन मजदूरों के कारण चल रही है, तो मजदूरों की तंदुरुस्ती अच्छी रखने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। उनके लिए आप अवेयरनेस कैंप करो, उन लोगों को सही बातें बताओ कि भी तुम जितना भोजन कर रहे हो साथ में हरी पत्ती की चटनी खाया करो, चबा चबा के खाने की आदत रख, तेरी जवानी वापस आ जाएगी, बुढ़ापा चला जाएगा। तुम्हारे पूरे दिन इतनी मेहनत करते मसल थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर में खून ज्यादा होगा। एसिडिक खुराक, दूध चाय कॉफी की जगह तुम मक्खन या तो दही या तो छाछ पी, सस्ती पड़ती है छाछ, सस्ती भी है भोजन में, कॉस्टिंग भी सस्ता है। तो छाछ पिएगा, हरी पत्ती खाएगा, तो उसकी जवानी वापस आ जाएगी। कितना भी मेहनत करेगा थाक लगेगी नहीं, और रात को सोने जाएगा तो नींद भी आ जाएगी, शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास कितने पैसे बच जाएंगे सोचो आप। अच्छा, जवानी वापस आ जाएगी तो काम भी ज्यादा कर पाएगा, और लंबे साल तो तक जिंदा रह पाएगा। फैक्ट्री वाले को बार बार मजदूर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, धीरे धीरे चबा के खाएगा तो मजदूर के अंदर क्या होगा, पैशन का गुण बढ़ेगा, धीरज का गुण बढ़ेगा। अब मान लो वो कारीगर जो है, वो कारीगर लेथ मशीन चला रहा है, तो जो मशीनिंग कर रहा है, स्पेयर पार्ट बना रहा है, तो इतना ध्यान पूर्वक वो बनाएगा कि उसका मशीन बनाने, स्पेयर पार्ट बनाने में रिजेक्शन आएगा ही नहीं। कितना फायदा सेठ को हो जाएगा, मजदूरों को हो जाएगा, कारीगरों को। अच्छा, उनका फायदा सीधे उनके कुटुंब वालों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। उन लोगों के लिए भी काम करने की जरूरत है। तो हमारे लिए 3 टारगेट है। हमारा सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई जगह है तो ये 3 है: छोटे बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, और मजदूर लोग। अच्छा, जो पैसे वाले हैं और ज्यादा खा खा करके बीमार है ना, उन लोगों के लिए कुछ नहीं करो। क्यों? क्योंकि उनके लिए डॉक्टर बैठे हैं,
वो डॉक्टर के साथ फोड़ लेंगे, डॉक्टर जो कहे उनको करने दो, इससे उनके पीछे ज्यादा मत मगज चलाओ। और उनके पीछे काम करने से भी आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप ये नई पीढ़ी के लिए काम करोगे, कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए काम करोगे, मजदूर लोगों के लिए काम करोगे, तब जाके आपको कर्म का फल मिलेगा। पुण्य वहीं से मिलेगा जो नीडी है, जिसकी जरूरत है, देश को जिसकी जरूरत है, समाज को जिसकी जरूरत है, उन लोगों के लिए काम करने से हाँ, बुजुर्ग लोगों को आप टिफिन बना के सप्लाई करो, खिलाओ उसको, उसकी बीमारी से बाहर निकालो, तो वो भी पुण्य का काम है। लेकिन आप बुजुर्ग को ट्रेनिंग देने जाओगे, उनके आगे कितना भी लेक्चर करोगे, उनको तो काम से मतलब है, उनको खाना दे दो, बात खत्म, उनको फूड सप्लीमेंट दे दो, काम खत्म। इससे इनके पीछे ज्यादा समय नहीं बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। समय बिगाड़ना है तो इस तरह बिगाड़ो जो हमारा भविष्य है देश का, उन लोगों के लिए। और हमारे देश को चला रहे हैं वो है मजदूर लोग, गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए समय बिगाड़ो। तो ये 3 लोगों के लिए हमें काम करना है, और उनके लिए हो सके इतने इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट लेना है आपको, क्योंकि संस्थाओं के साथ जोड़ के आप काम करोगे ना, तो उसमें आप थोड़ा मास वॉल्यूम कर पाओगे। हम चाहते हैं, हम लकुली से भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरा, पहले बात हो चुकी है कि भी आप सेंटर भी खड़ा कर सकते हो, वहां जो जरूर जो सामने से आए उन लोगों के लिए आप काम करो, सेंटर पे गाइडेंस दो, मार्गदर्शन दो, कंसल्टेंसी करो, उन लोगों के लिए अच्छी चीजें प्रोवाइड करो। जैसे ऑयल है, अल्कलाइन पानी है, अच्छा मशीनें रख के आप पूरी बॉडी चेकअप करके उनके शरीर में क्या दिक्कत है वो भी, अभी तो अच्छे अच्छे मशीन आ चुके हैं बाजार में, जिसमें आपको नहीं खून लेना है, नहीं यूरिन लेना है, बॉडी चेकअप करवा सकते हो बिना खर्च, फ्री में करके लोगों को आप वो भी कर सकते हो। जब टाइम है तो वो भी आप साथ साथ में योगाहार केंद्र चालू करके भी वो भी कर सकते हो, इसमें से भी आप आमदनी कर सकते हो। पैसा तो मिलेगा ही, काम करोगे तो मिलने वाला ही है, पैसा नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं। तो आप ये भी काम कर सकते हो, अपने सेंटर बनाओ और वहां सरकार का लाभ लो। सरकार लोन देती है, सब्सिडी देती है। अच्छा, बिजनेस करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो तालीम होती है वो भी हम दिलवाएंगे। हाँ, सीईडी में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाएंगे हम, तो आपको 12-15 घंटे का तालीम मिल जाएगा। सर, तालीम पूरी हो जाएगी, सर्टी मिल जाएगा, सर्टी लेके आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बैंक लोन लेके आप अपना सेंटर चालू करो। सब्सिडी में तो सारा मशीनरी तो ऐसे ही फ्री हो जाएगी आपकी, सब सेंटर बनाने के लिए। तो आप अकेले करो, ताकत है, कैपेसिटी है तो नहीं कर सकते हो तो 2-3 लोग साथ में रह के कर सकते हो। आपके लिए आपका जो इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से उसी लाइन में आप यही सब्जेक्ट में काम कर सकते हो। बहुत जगह है, बहुत स्कोप है, बहुत लाइनें हैं। आपको तो हर सोसाइटी, हर गली, हर मोहल्ला, हर मकान में आपके लिए पेशेंट है, क्लाइंट है आपके लिए। इतना बड़ा स्कोप है। इवन टिफिन सेवा तो ठीक है, कई कॉलेज वाले तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप ये सारी सर्विस हमारी अच्छी प्रोडक्ट्स दोगे तो कॉलेज कैंपस में ही उनके काउंटर के लिए जगह देने के लिए राजी है लोग। હા સર, એવું જ પૂછવાની હતી કે આપણે સેન્ટર કરવા માટે જગ્યા देखो, आपको पहले तो अपने घर से ही स्टार्ट करने का, आप जहां रहते हो वहां आपको क्या करना है कि आपको आसपास की सोसाइटियों में जाके उनके चेयरमैन सेक्रेटरी को बोलने का कि भाई हम अवेयरनेस कैंप करना चाहते हैं, बहनें भोजन में क्या गलतियां करती है, भोजन कैसे पकाना है, कौन सी चीज किस तरह बनानी है, ये सब नॉलेज नहीं है, इसीलिए घर में बीमारी आती है। तो आपको इस तरह अवेयरनेस कैंप करने हैं। अवेयरनेस कैंप करने से शुरू में मान लो आप नहीं कर पाते हो तो आप एक प्रोग्राम अरेंज करो, हम लेक्चर लेने के लिए आ जाएंगे शुरू के टाइम में।
हम जो लेक्चर डिलीवर करेंगे उसको आप सुनो, देखो किस तरह कौन से पॉइंट को हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, वो आपको नोट करके रिकॉर्ड करके फिर वही आपको रिपीट करके बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आप खुद 20-25 बहनों को हर रोज इकट्ठा करो, लोगों को हर 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 बार नई जगह जाने का, एक ही जगह बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये योग टीचर वाले को तो एक ही लोगों को हर रोज एक ही बात करानी पड़ती है, उनके फेस देख के भी थक जाते हैं, भी एक ही मॉडल हर रोज देखने का। इससे अच्छा है हर रोज नए मॉडल देखो। तो हर रोज नए लोगों के सामने जाके लोगों को ये अच्छी चीजें सिर्फ बतानी है आपको। आपके आपके इलाकों में जो प्री प्राइमरी स्कूल चलते हैं उन लोगों के पेरेंट्स की शिविर करो, स्कूल वालों के पेरेंट्स के लिए करो, सोसाइटी वालों के लिए करो, कोई संस्था वाले है तो संस्था वालों के लिए करो, इंडिविजुअल मत करो। इंडिविजुअल करना है तो आपके अपने सेंटर पे, घर पे जो सामने से आए उनके लिए करने का, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के भी ये सेवाएं दे सकते हो, इसमें बहुत काम है, बहुत काम है। तो ये ईडीपी तालीम जो है वो भी हम सीईडी के साथ रह के करवाने का सोच रहे, लकुलिस के साथ रह के। तो ये तालीम लेने के बाद आपको सर्टी मिलेगा, वो सर्टी की वैल्यू इतनी है कि बैंक आपको लोन देगी और सब्सिडाइज लोन देगी, आपको उसके ऊपर सब्सिडी मिल पाएगी। और आपकी जो इच्छा हो जिस तरह, हाँ, क्योंकि कई बहनें को रसोई बनाने में इंटरेस्ट है, अच्छी चीजें बनाने का इंटरेस्ट है, तो आप टिफिन सेवा चालू करके आसपास की सोसाइटियों में जो लोग बीमार है उन लोगों को सप्लाई करना शुरू करो। किसी को कोई अच्छी आइसक्रीम, अच्छे डिजर्ट बनाने के इंटरेस्ट है, किसी को मान लो खाखरा बनाने का इंटरेस्ट है, बिस्किट बनाने का इंटरेस्ट है, तो आप मिलेट्स के बनाओ, गेहूं का उपयोग मत करो, आप पाम ऑयल की जगह कच्ची घानी के तेल की चीजें बनाओ। हाँ, आजकल देखो ये प्रीतेश भाई जैन है, जैन लोगों में सबसे ज्यादा रेडी टू यूज नाश्ता कोई सबसे ज्यादा यूज होता हो तो वो है खाखरा। और आप दुकान में, आप जितनी भी दुकानें हैं आप जाइए, दुकान में मिलने वाले खाखरे गेहूं के और पाम ऑयल के ही मिलेंगे। अच्छा, पिछली साल नहीं 6 महीने पहले प्रकृति मित्र करके एक ग्रुप है जो पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं हर साल। उन लोगों ने अपनी योगाहार की एक पॉकेट बुक प्रिंट करवाई थी, 5,000 बुक। तो वो अंबाजी में उनका प्रोग्राम था। अब जो प्रोग्राम करने वाला जो भाई है, जो डोनेशन देता है, हेल्प करता है पैसा, वो भाई ये प्रकृति मित्र ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को सम्मान पत्र देता है, गिफ्ट देता है, सब कुछ देता है। इसके साथ वो अलग अलग टाइप के टेस्टी खाखरा भी देता है, 2-2 किलो। तो वो जो खाखरा जिस कंपनी का, और गुजरात में सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाखरा बनाने वाली कोई कंपनी है ना, तो वो है राजकोट की श्रीजी खाखरा वाला, राजकोट का है। इतनी बढ़िया खाखरा बनाता है वो एक्सपोर्ट करता है उनका खाखरा। तो ये भाई जो है, जो डोनेशन करने वाला, वो हर साल उनके कम से कम 3-4 लाख का खाखरा वो खुद लोगों को इस तरह बांटता है। तो अपनी बुक का विमोचन भी था वहां, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का था प्रकृति मित्रों को। तो साथ में मुझे लेके गए थे आहार के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो वो खाखरा बनाने वाला मेरे साथ था। तो यहां से हम अहमदाबाद गांधीनगर से अंबाजी गए, तो रास्ते में 2 घंटे मैंने उनको पहला तो ये बता दिया कि तुम गेहूं के खाखरा बना रहे हो, पाम ऑयल का बना रहे हो, आप ये सब लोगों को खिला के आप अपने सर पे उतना बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हो कि ये पाप से तुम डूब जाओगे और नरक में जाना पड़ेगा तुमको, इतने लोगों को बीमार कर रहे हो तुम। तो उन्होंने बोला तुम क्या करूं? तो उनको पूरा योगाहार का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि भी तेल कोल्ड प्रेस चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, गेहूं की चीजें नहीं देनी क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। ये सारी बातें उनको समझाई। तो इसके साथ जो डोनेशन करने वाला जो सेठ था
जो 3-4 लाख का खाखरा उनका लेके लोगों को बांट रहा है, वो भी सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर जाते जाते वहां अंबाजी पहुंचते पहुंचते उन्होंने वो खाखरे वाले को बोल दिया कि भाई अब तुम ऐसे खाखरा बनाओगे ना, ये लास्ट मैंने ले लिया आपका, अब दोबारा तुम्हारा एक भी पैसा का खाखरा नहीं लूंगा। ये राजू भाई बोलते हैं ऐसा खाखरा बनाओगे तभी मैं लूंगा। तो वो भाई भी अच्छे थे, क्योंकि उनको अच्छी चीज उनको समझ में आ गई कि मैं गलत कर रहा हूं। तो उन्होंने घर जाके इसके ऊपर ट्रायल शुरू कर लिया, और आज उन्होंने पाम ऑयल को निकाल दिया है और कच्ची घानी का सींग तिल का खाखरा और गेहूं के बिना का उन्होंने बनाना स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने तो क्या किया, सिर्फ उसको नॉलेज दिया, लेकिन अब वो पूरी अपना खाखरा जिन लोगों को बना के देगा उन लोगों की हेल्थ के साथ तो खराबी नहीं होगी। अब जैन समुदाय जो है ना वो सबसे ज्यादा खाखरा खाता है। अब जैन समुदाय को जो लोग खाखरा बना के दे रहे हैं, मैंने उन लोगों का भी संपर्क किया है, काफी समय से मैं करता रहता हूं, जहां मिलता है मौका मिलता। तो मैं कम से कम 8 से 10 खाखरे वाले को मिला होगा, और ज्यादातर खाखरे वाले क्या बोलते हैं, भाई हमको तो टाइम ही नहीं है, जो जो बन रहा है हम जो बनाते हैं वो सारा ये जैन वाले ले जाते हैं और वही सबसे ज्यादा खाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम 5% या 10% खाखरे इस तरह अलग अच्छे वाले तो बनाओ, और जो खा रहे हैं उनको बोलो कि भाई ये खाओगे तो ये होगा और ये खाओगे तो इसका नुकसान कम होगा। लेकिन वो सब बनाने वाले धंधे में पड़े हैं, वो सबका एक ही जवाब था, टाइम नहीं है, नया करने का टाइम नहीं है हमारे पास, ये जो पुराना काम चल रहा है उसी में से हम फ्री नहीं है। अच्छे काम के लिए भी समय निकालने के लिए लोग राजी नहीं है। लेकिन ये श्रीजी खाखरे वाले जैसे लोग भी है इस दुनिया में, हाँ, जो एक बार बता देने से भी अपने रास्ते बदल देते हैं। तो हमें इस तरह ऐसे लोगों का उपयोग करके उन लोगों को सपोर्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो, लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। अब तो मिलेट्स की भी चीजें आने लगी है, उसकी कुकीज बिस्किट से लेके। अच्छा, आप मार्केट में जाओ, आइसक्रीम कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव बिना मिल नहीं रही है, आप खुद ही बना सकते हो घर पे और फैमिली पैक करके लोगों को दे सकते हो। बहुत काम है, काम करना है तो कई कितने प्रकार का काम है। तो ये सब नॉलेज हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर जिनको जिसमें इंटरेस्ट है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आप सेंटर चालू कर सकते हो, इस तरह की सेवा दे सकते हो, लेक्चर्स ले सकते हो, अवेयरनेस कैंप कर सकते हो, मेडिकल कैंप भी कर सकते हो गांव में जाके। बुजुर्गों को ट्रेनिंग देनी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं देना है, उनको सीधा फूड सप्लीमेंट, पेट साफ करो, भोजन से पहले खा लो और आपकी बीमारी के लिए प्रोडक्ट को उपयोग करो, बस ये चालू करेंगे तो भी उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और राहत दर से देना है लोगों को, जो पैसे वाले उनको बोलना है कि मेडिकल कैंप आम के नाम करो, आप थोड़ा डोनेशन दे दो, हम जाके करेंगे, और इसमें से आपकी भी आमदनी हो जाएगी, लोगों का काम हो जाएगा। करना है तो बहुत काम है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले एक्सपर्टाइज, समस्या की जड़ क्या है वो लोगों को दिखाने की काबिलियत होनी चाहिए। जब आप ये दिखा पाओगे ना तो सामने वाला व्यक्ति को पता चल जाएगा भी समस्या की जड़ मैं खुद हूं, मैं गलती कर रहा हूं। फिर वो खुद सोचेगा कि भाई मुझे समस्या से बाहर आना है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, भोजन खाना सब चेंज करना पड़ेगा, खाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, 3 टाइम खा रहा है तो 1 टाइम खाना छोड़ना पड़ेगा, दूध चाय कॉफी जैसी खराब चीजों, कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के दूध छाछ जैसी, अरे दही मक्खन जैसी चीजें, छाछ जैसी चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रोबायोटिक का, गेहूं चावल को कम करके मिलेट्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा। नॉलेज आप दोगे तो सामने वाला खुद ही, और जो खुद बदल जाएगा वही आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा, और लोगों के लिए अच्छी चीजें भी सप्लाई करके आप
अपनी आमदनी, आपका इनकम का जरिया बना सकते हो। तो आपकी जो कैपेसिटी, उसके हिसाब से आप इसमें बड़ा काम भी कर सकते हो। हाँ, होटल भी खोल सकते हो इसी, लेकिन होटल रिस्की है। जब तक पब्लिक को पता नहीं है कि भी मुझे क्या खाना है, तो आपकी होटल में खाने कोई नहीं आएगा। इससे अच्छा है रिस्क फ्री धंधा ही करने का, सोचने का। ठीक है, तो अभी हमारा काफी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम बीमारी के ऊपर ऐसे तो चर्चा, बीमारी के ऊपर चर्चा हो गई थी, कैसे सप्लीमेंट देना है, सब बाकी है। ठीक है, तो हम परसों उसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर किस किस लाइन में किस तरह आगे बढ़ना है उसके ऊपर बात करेंगे। और खास करके मैं आपको मेरी जो लेटेस्ट सेमिनार हो चुके हैं उसके जो वीडियोस की लिंकें मैंने रखी हुई है पहले भी ग्रुप में, तो समय निकाल के पूरे वीडियो पूरे, हाँ, भले एक साथ ना टाइम मिले, 1 घंटा मिल गया तो वहीं रुक जाओ, फिर दोबारा घंटा निकालो, और 3 घंटे 4 घंटे के जो भी सेमिनार है वो सारे पूरे सुनो। क्योंकि आपको लोगों को माइंड वॉश करने के लिए सब टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ेगी। बायो क्लॉक से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, हीमोग्लोबिन से लेके, हाँ, रिफाइंड चीजों का नुकसान से लेके, स्वाद के ऊपर, सब चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, तब जाके फुल लोगों को आप कन्विंस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको एक्सपर्ट की तरह ही सोचना है कि भाई मैं लोगों को किस तरह कन्विंस कर पाऊं, और वो फ्लुएंटली निकलना चाहिए आपको। तो एक स्लाइड देखो और एक स्लाइड के ऊपर आप लेक्चर दे दो, दूसरी स्लाइड देखो उसके ऊपर लेक्चर दे दो। इस तरह आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर आप छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने ये बोलना शुरू कर लेने का। प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो अवेयरनेस के बिना चेंज आने वाला नहीं है। क्रांति जब लानी है तो आपको मास पॉपुलेशन तक पहुंचना पड़ेगा। पिछली बार मैं भुज गया था, तो सुबह से मेरा लेक्चर था, वहां एक लेउआ पाटीदार समाज के आगेवान आए थे, भुज के, कच्छ के। तो मेरा लेक्चर सुन के उन्होंने इमीडिएट शाम को वो अपनी स्कूलें चलाते हैं, तो वहां स्कूल के जो बच्चे थे और उनके पेरेंट को मैसेज छोड़ दिया कि 5 बजे साहब का लेक्चर है, सबको आ जाना है। तो मैंने पूरे दिन लेक्चर दिया था, सेल्फ ड्राइव करके गया था यहाँ से, भुज से आगे। फिर भी उन्होंने बोला कि साहब आपका एक लेक्चर मेरी संस्था में रखना है। तो 5 बजे 2 घंटे का दूसरा लेक्चर इमीडिएट, और पूरा हॉल भर गया था बच्चे और पेरेंट्सों का। तो 2 घंटे में बच्चों के ऊपर ही लेक्चर लिया, बीमारियों के बारे में कुछ बातें नहीं की, बच्चों के लिए ही सारी बातें बताई। उसका भी वीडियो की लिंक मैं आपको ग्रुप में रख दूंगा। तो जो ऑडियंस हमारे सामने कौन बैठा है, उसकी क्या जरूरियत है, उसके हिसाब से हमको कुछ बोलना पड़ेगा। आप फैक्ट्री में जाओगे तो मजदूरों के लिए बोलना है, हाँ, सेठ है तो सेठ के लिए कुछ बोलना है कि उनकी घरवाली को क्या ध्यान रखना है, उनके लिए बोलना है। मजदूर है तो मजदूर के बारे में बोलना। तो आपको ऑडियंस को देख के आपके मुंह से उनके बारे में टॉपिक निकलने चाहिए, ये आपकी एक्सपर्टाइज है। ठीक है, तो आपको सर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपकी सर ओरल एग्जाम होगी ना, तो उसमें ये सब ऐसा ही होगा। हाँ, लिखित परीक्षा में तो कुछ है नहीं, आपको ऑप्शनल हो गए कि भी ये सवाल है, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन ढूंढ लेना है आपको। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इतने लेक्चर सुनने के बाद आपको तो इसमें सब कुछ फटफट पता चल जाएगा कि भी सही यही होगा, यही होगा सही। तो पास होना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ओरल होगी ना, ओरल आपके जो होगी परीक्षा, वो टॉपिक बेस्ड होगी। कोई भी मैं स्लाइड बताऊंगा कि भी ये स्लाइड है, उसके ऊपर आप लेक्चर दो, तो उसमें आपको एक्सपर्ट की तरह उसको बोलना पड़ेगा। तो आप मेरे जितने भी सेमिनार है उसके वीडियोस, हर स्लाइड के ऊपर जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर आपको ज्यादा बार बार सुनना पड़ेगा, और उसको मेमोराइज करके वो स्लाइड के ऊपर क्या आप बोल पाते हो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सर मारो एक लोगों को तैयार करने का एक ही मकसद है, आप लोगों को, नई पीढ़ी को बदलनी है।
हमारा जो देश का भविष्य है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके काम करना है। हमें हमें संस्थाओं का सहारा लेना है, CSR एक्टिविटी करने वाले का भी हेल्प लेना है। तो हमें अब जब हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं ना, तो यूनिवर्सिटी का नाम का उपयोग करके ये सब करने के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो आज सवाल जवाब नहीं लेंगे, टाइम काफी हो चुका है। परसों दोबारा मिलेंगे। સર મારા સાધકને પિત્તાશય નીકાળી નાખ્યું છે, પિત્તાશય કાઢી નાખ્યું છે, તો એને છે ને એક રોટલી ખાય છે તો પેટ ભરાઈ જાય છે અને ગેસ થાય છે, બહુ તકલીફ થાય છે. लाओ, रोटी खाएगा तो वही रहेगी समस्या। કાચું તો ખવાતું જ નથી એમ કે છે. नहीं नहीं, जूस रसाहार पे रखो उनको। બિલકુલ રસ વાળું જ બધું लिक्विड જ. हाँ, जूस के ऊपर उनको दूसरी कोई बीमारी है, एसिडिटी की समस्या हो, वजन ज्यादा हो, दूसरी कोई भी दवाई खाता हो। સર ઉંમર તો હજુ હતી 36 વર્ષ જ છે. नहीं, ऑपरेशन उनका वजन कितना है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कफ वाला है, क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो सब देख के ही उसको एडवाइस करना पड़ेगा ना। એની एक પીઠ चीज પ્રકૃતિ एक चीज का समस्या एक है, लेकिन उसके शरीर में दूसरी क्या सिम्टम्स है, उसको देख के उसको गाइड करना पड़ेगा ना। પીઠ પ્રકૃતિ છે સર, અને વજન તો સરખું છે तो હાઈટ पित्त प्रकृति है तो उसको रॉ फूड में हमको ऐसी चीज देने की पड़ेगी कि जो पित्त ना बढ़ाए, पित्त को समन करे, इस तरह की चीजें देनी पड़ेगी ना। तो क्या दोगे, आप पढ़ चुके हो। પીઠ ના એવું તો એને શું કે વરિયાળી છે, ઠંડક વધારે થાય શરીરમાં એને. तो कौन सी चीज ठंडक करती है, रॉ फूड में कौन सी चीज ठंडक करती है, कौन सी चीज पित्त बढ़ाती है। तीखું વધારે, तीखું ને हाँ, તળેલું પણ વધારે. तो गर्म प्रकृति वाली चीजें नहीं देनी है रॉ फूड में। जो ठंडी प्रकृति वाली, सबसे ज्यादा ठंडी प्रकृति वाली कौन सी चीजें हैं रॉ फूड में। सबसे ज्यादा वो ककड़ी, खीरा ककड़ी, ककड़ी, फिर लौकी और सफेद पालक, कद्दू। सफेद कद्दू. हाँ, ये तीन जो है ना, वो सबसे ज्यादा अल्कलाइन होती है, सबसे ज्यादा ठंडी प्रकृति वाले। उसका जूस. हाँ, तो आपको व्यक्ति की पूरी बॉडी के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से सब करना पड़ेगा। अब ये मगजमारी वाला धंधा है सब, इंडिविजुअल को सब करना। इससे अच्छा है लोगों को सही रास्ते पे ले जाओ, चबा के खाने की आदत डलवाओ, उनके भोजन में हरी पत्ती डलवाओ, अरे इवन मैंने तेल प्रश्न को पूछा गर्म करके न खाए, नमक को गर्म करके न खाए, ऐसी चीज। और कपित्त वायु बढ़ाने वाले जो मीठी खट्टी तीखी चीजें हैं, उसकी जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में नॉलेज दो, वो खुद ही अपना कंट्रोल करना शुरू कर लेंगे और आपके ऊपर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करेगा तो फंसेगा। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा काम है गाइडेंस देना। तो हमें अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में सीखना बहुत पड़ता है। हाँ, सीखना बहुत पड़ता है। हाँ, हम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे, फिर भी हम मास्टर नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार नए पेशेंट आते, हर बार हर लोग नई नई चीजें लेके आ जाते हैं। એટલે કોઈ આપણે પ્રશ્ન પૂછે તો એને સંતોષકારક जवाब तो આપવો પડે ને સાહેબ. आपको पड़े ना, इसीलिए तो आपको उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तब आप कुछ बोल पाओगे। हाँ, और बार बार होता जाएगा तब कुछ बोल पाओगे। एक बार बात आ गई, मैंने सारी बातें आपको पढ़ाई हुई है, लेकिन आज अभी याद है नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी बोलने की, लोगों को डिलीवर करने की प्रैक्टिस नहीं है, क्षमता नहीं है. प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर सारी बातें याद रह जाएगी अपने आप। आधी रात को आपको उठाएंगे तो भी आप बोलने लगोगे। तो प्रैक्टिस महत्व की है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेरे सेमिनार के वीडियो बार बार देखो, हर स्लाइड के ऊपर क्या टॉपिक लोगों को डिलीवर करने हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। पेशेंट के ऊपर मत जाइए, अवेयरनेस के ऊपर जाइए। अवेयरनेस का रास्ता ही आपके लिए सबसे आसान है, सबसे अच्छा है। उसमें मास पब्लिक को ही अवेयर करना है आपको, इंडिविजुअल के मगजमारी में मत पड़ो। ओके सर, ओके. ठीक है, ओके। जय श्री कृष्ण. हाँ.